सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी। तो देश तो सच में ही नहीं मिटने दे रहे हैं। बात कर रहे हैं व्लादिमीर जेलेंस्की की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और इसकी तारीफ तो अड़ोसी पड़ोसी सारे देश ही कर रहे हैं। इवन अमेरिका, जो कि सुपर पावर कहा जाता है, वो भी तारीफ कर रहा है। सो आज हम इसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऐसा चल क्या रहा है और एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये सारा डेटा जो मैं लेकर के आया हूँ न्यूज़ से और अखबारों से और सोशल मीडिया से, जो भी कलेक्ट कर पाया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं है, जितना है उतना लेके आया हूँ। तो वो सारा डिस्कस करके थोड़ा सा हम समझते हैं कि बात में एक्चुअल चल क्या रहा है। आप सभी को पता ही है, नहीं पता तो हम बताते हैं कि अभी अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का कोई भी फल नहीं मिला। टोटली फेल हो गई वो मीटिंग, और उस मीटिंग की कुछ भी झलकियां कुछ देखने को मिला ही नहीं कि भाई हमें कुछ जो यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई विवाद घटे या ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि रशिया ने जो है 3 शर्तें रखी थी, और वो 3 शर्तें क्या रखी थी वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। छोटी सी वीडियो है, देखते हैं क्या क्या बात हुई रशिया के बीच में। सबसे पहले मैं रशिया से स्टार्ट करता हूं। रशिया ने जो है अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स, कहा जाए तो एनडीएफ को एक्टिव कर दिया है। एक्टिव करने का मतलब यह होता है कि एक तरीके से बिल्कुल रेडी कर देना। अगर थोड़ी सी भी सिचुएशन बिगड़ी तो एक बटन दबाना है, एक मात्र खड़े होकर के पुतिन को और उनकी सेना को सिर्फ गो कहना है, यानी कि जाओ, और वो एटॉमिक बम छोड़ देगी। और एटॉमिक बम छोड़ने का मतलब क्या होता है आप सभी समझते हैं। एटॉमिक बम अगर कहीं पे फेंक दिया जाता है तो 3 से 4 पीढ़ियां वहां पे खतरे में आ जाती हैं। आपको पता ही होगा, जैसे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, 6 अगस्त 9 अगस्त 2 डेट थी 1945 के अंदर, 1945 के अंदर, जब जापान के अंदर एटॉमिक बम छोड़े गए थे। और उसका असर कहा जाता है आज भी देखने को मिलता है, क्योंकि 2 से 3 पीढ़ियां इस एटॉमिक बम की चपेट में आ जाती हैं। अब रशिया ने जो है न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स एनडीएफ को एक्टिव कर दिया है। अब वो अपने आगे की कदम देख रही है। और आपको पता ही है खार्किव, अगर मैं आज की बात करूं, टाइम टू टाइम वैसे तो सिचुएशन बदल रही है, हर सेकंड नया खुलासा, नई बातें, नई चीजें आ रही हैं। सो जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज की डेट अप्रॉक्स 2 मार्च से, जितना डाटा मुझे मिला है उसको बताया। कुछ लिखा है बोर्ड पे, कुछ नहीं भी लिखा है, तो ये चीजें हमने लिखी हैं। देखो क्या बताता हूं आपको, मेन सारी बातें क्लियर करता हूं। न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को तो उसने एक्टिव कर ही दिया है। अब कभी भी किसी भी समय वो लड़ने के लिए रेडी है, बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा सैनिक, अगर हम कहें सैनिक बल जो है रशिया के पास 8.5 लाख का है। 8.5 लाख सैनिक है जो लड़ सकते हैं, लेकिन इसने उतार रखे हैं अभी क्षेत्र में जो लड़ रहे हैं वो 30,000 सैनिक है जो अभी लड़ रहे हैं। रशिया के 30,000 सैनिक यूक्रेन के अंदर अभी लड़ रहे हैं। अगर रशिया चाहे तो अपने पूरी फोर्स का इस्तेमाल करके 1 सेकंड में यूक्रेन को धज्जियां उड़ा सकता है, उसको अपने कब्जे में ले सकता है, बिकॉज बहुत बड़ी पावर है रशिया। लेकिन उतार सिर्फ 30,000 रखे और धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है, धीरे धीरे पकड़ रहा है, पकड़ बना रहा है अपनी धीरे धीरे। क्योंकि अगर एकदम से कुछ करेगा तो हलचल हो जाएगी और कई देश आपस में मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। तो वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन होगी। धीरे धीरे पेंच लेकर के, जैसे मैकेनिक बिजली का करता है ना, पेंच कसता है, ऐसे धीरे धीरे वही सिचुएशन करता जा रहा है। तो अधिकार में लड़ रहे हैं। अधिकार में क्रीमिया को 2014 में इसने ले लिया था, यानी कि 2014 में संघर्ष हुआ था। यूक्रेन का एक क्षेत्र, एक जगह है क्रीमिया, जिसको इसने अपने अंडर में ले लिया था उस समय। इसके अलावा बहुत से संघर्ष रहे हैं रशिया के बहुत से देशों के साथ। एक संघर्ष और हुआ अफगानिस्तान के साथ, जो कि 1989 से 1990 तक चला। इस संघर्ष में ज्यादा कुछ खास हासिल हुआ नहीं वैसे इसे, लेकिन अब तो आपको अफगानिस्तान की सिचुएशन पता ही है। वहां पे तालिबानियों का राज है और तालिबानी सरकार बना चुके हैं। मकसद तो कहा जाए, अगर डेटा न्यूज एजेंसीज का डेटा उठाएं तो उनका भी कहना यही है, और जो डिप्लोमेट है उनका भी यही कहना है, और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है वो भी यही कह रहे हैं कि इनका मेन मकसद है वहां की सरकार को हटा के अपने अकॉर्डिंग एक नई सरकार बनाना जो इनके इशारों पर काम करे, ये कहना है। बाकी सच्चाई कितनी है वो आप सभी जानते हैं, पढ़ते हैं आप भी हैं। तो इसके अलावा जो रशिया होता है सप्लाई करता है वेपन्स देखे तो रशिया एक्सपोर्ट करता है, बहुत से देशों को वेपन्स बेचता है, और इतने वेपन्स बेचता है, अगर मैं इवन बात करूं तो 60 से ज्यादा देश, 60 से अबाउट कंट्रीज जो हैं इन वेपन्स को अपने देश में लेती है। इवन अगर हम अपने भारत की बात करें तो 55 से 60% वेपन जो है हम खरीदते हैं वहां से। तो बहुत सारे वेपन्स ये एक्सपोर्ट करता है। तो फाइनेंशियल कंडीशन इन सभी, इसका व्यापार करने से इन सभी
हथियारों का व्यापार करने से बहुत अच्छी सिचुएशन है इसकी। पुतिन ने कहा है कि जो वेस्ट कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका और नाटो में जो कंट्रीज आती हैं, ये कंट्रियां झूठ का साम्राज्य चलाती हैं, अपने भाषण में कहा है, तो इनसे हमें बचना है। और इन्होंने जो है यूक्रेन पे भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की, उसको नाटो में लेने की कोशिश की। सो ये झूठ का साम्राज्य चलाते हैं, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हमारे पास कोई ऑप्शन इन्होंने छोड़ा नहीं है। ये सारी बातें थी। अब बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन पर जो है खार्किव शहर है उस पर हमला जारी है। इवन अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले एक न्यूज देखी तो उसमें यह भी देखा गया कि खार्किव की एक इमारत, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ये अपना निशाना बना रहे हैं और वहां पर एक पुलिस की जो बिल्डिंग थी उसको उड़ा भी दिया है। इसके अलावा खत्म किए जो यूक्रेन ने एक्शन लिया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और उसकी सेना ने जो एक्शन लिया उसके अकॉर्डिंग ये डेटा बताया गया है। ये सारा डेटा जो मैं बता रहा हूं ये सारा न्यूज एंड सोशल मीडिया का है। खत्म किए हैं जो 29 फाइटर जेट्स की हैं और 191 टैंक्स यूक्रेन ने रशिया के फिनिश कर दिए और 2 मिसाइल जो कि युद्ध पोत भी कहते हैं हिंदी में, आई डोंट नो अबाउट द क्या कहते हैं, बट ये जो चीजें थी इनको यूक्रेन ने फिनिश कर दिया है। जो सैनिक मारे हैं, रशिया के सैनिक 30,000 लड़ रहे हैं मैंने कहा, लेकिन 5300 यानी कि 5300 सैनिक जो है फिनिश कर दिया अकॉर्डिंग टू द न्यूज डेटा, मैंने लिखा है यहाँ पे। जेलेंस्की जो है मैदान में खुद उतरे हुए हैं और बड़े ही साहस और बड़े ही टक्कर दे रहे हैं और इसकी तारीफ हर कंट्री कर रही है। निगोशिएशन जो है फेल्ड हुई, मैंने बता ही दिया। जो निगोशिएशन जो उनकी बातें हुई थी, जो उनके बीच में वार्तालाप, उसका कोई मकसद निकला नहीं, कोई फायदा हुआ नहीं, तो फेल्ड हो चुकी है। 3 शर्त क्या रखी थी रशिया ने यूक्रेन के सामने जिसकी वजह से ये फेल हुई, तो वो शर्तें थी क्रीमिया जो ऑफिशियली इनको दिया जाए, इनके ऊपर जो क्रीमिया पर जो इन्होंने 2014 में अधिकार किया था ऑफिशियली इनके हाथ में, इनके कंट्रोल में दे दिया जाना चाहिए ये सारा एरिया। नियो नाजीज हटे, नियो नाजीज फोर्स इन जरूर हटे जो नाटो ने भेजी है, जो उसके ऊपर अटैक करी है, उन सबको हटा दो। जो भी फोर्सेज है उन सबको अभी तुरंत वापस लिया जाए, नियो नाजीज को हटाया जाए वहां से, नाटो को छोड़े। यानी कि जो रशिया की मेन शर्त थी, जो असली वजह थी युद्ध की, यूक्रेन जो नाटो में शामिल हो रहा था, इनका कहना है कि नाटो की मेंबरशिप लेने की जिद जो है यूक्रेन हटा दे। इसके अलावा आपको पता ही है यूरोपियन यूनियन पे इन्होंने आवेदन कर ही दिया था कि हम यूरोपियन यूनियन वाली कंट्री में शामिल हो रहे हैं और उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया, मान लिया गया है। इंडिया और यूएसए के पे चलते हैं, इन्होंने क्या अपना पक्ष रखा है, तो इंडिया तो बेचारा बीच में अटाई हुआ है, अब वो कोई पक्ष रख ही नहीं सकता। ये तो सपोर्ट कर रहा है दोनों को, यूक्रेन को भी रशिया को भी, क्योंकि दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, रशिया के साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। तो अगर मैं कहूं कश्मीर मुद्दा जब उठा था तो रशिया ने अपना विटो पावर यूज किया था हमारे फेवर में। इसके अलावा अगर हम कहें जब गलवान घाटी चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, गलवान घाटी को लेकर के रशिया ने जो है ना तो चाइना का साथ दिया और ना ही हमारा साथ दिया, तो दैट इज द निष्पक्षता के साथ खड़ा रहा। तो ये सारी बातें देख करके हम इसका जो है इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए। इवन जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने मीटिंग की तो इंडिया से उसका साइड बताया, पूछा कि तुम आप किसकी साइड, आप क्या कहना चाहते हैं, तो इंडिया का जवाब था सीधी सी और सरल सी भाषा में कि हम कुछ नहीं कहेंगे, हम किसी की एक तरफा साइड नहीं हो रहे हैं, किसी के पक्ष में इन्होंने वोट नहीं दिया, किसी के पक्ष में नहीं बोले, बिल्कुल सरल और सीधे स्वभाव से चुपचाप बैठे रहे। सो हम जान भी सकते हैं, समझ सकते हैं सिचुएशन भारत की बहुत ही सही कर रही है, क्योंकि हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते और हम तो इमोशनल हैं और बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव से हमारी सरकार चल भी रही है, मोदी सरकार। तो यूएसए की बात करें, यूएसए ने कहा है कि सीधे तौर पर तो हम इस पे अटैक नहीं कर सकते, हम अपनी सेना को यूक्रेन के अंदर रशिया के खिलाफ नहीं उतार सकते, क्योंकि अगर हमने अपनी सेना को उतारा तो रशिया भी किसी पड़ोसी देश की सेना लेकर के डबल पावर के साथ अटैक करना शुरू कर देगा और ऐसी सिचुएशन में हमारी कंट्री और उनकी कंट्रियां 2 ग्रुप में बट जाएगी, बाइपोलर नेचर हो जाएगा और इस कंडीशन से 2 ग्रुप बटने की वजह से दोनों में लड़ाई ऐसी धुआंधार हो जाएगी कि वर्ल्ड वॉर 3 होकर ही रहेगा। सो यूएसए जो है डायरेक्टली अटैक ना करके, आई थिंक सो मेरे अकॉर्डिंग भाई बिल्कुल सही रास्ता, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि अगर उसने अटैक किया तो वर्ल्ड वॉर 3 डेफिनेटली हो जाएगा, इसलिए वो नहीं कर रहा है। तो इसके अलावा जो है वो रोक किस तरीके से लगा रहा है, वो कह रहा है कि हम आर्थिक तरीके से इसके ऊपर रोक लगाएंगे, इसको हम फाइनेंशियली इतना कमजोर कर देंगे कि शायद ये अपना युद्ध रोक दे। यानी कि अगर युद्ध जीत भी गया तो फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं होगा इसके पास कि फ्यूचर में कुछ कर पाएगा। तो इसने आर्थिक स्थिति पर इसके रोक लगाई है। क्या क्या चीजें, बैंक सिस्टम, पाइपलाइन, एयर स्पेस, स्विफ्ट पेमेंट से बाहर कर दिया, वेपन्स एक्सपोर्ट करता है, इन सारी चीजों से बाहर कर दिया है। तो आप जानते ही हैं ये सारी आर्थिक स्थिति पर रोक लगाने की वजह से कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही। बाकी वी कांट से एनीथिंग, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रशिया है, रशिया बहुत बड़ी कंट्री है।
अगर इन सब रोक से कुछ हुआ तो सही, वरना नहीं। बाकी जीत तो इसकी पक्की है, आपको पता ही, अगर ये युद्ध नहीं रुका तो ऐसा जीत तो रशिया जाएगा ही। लेकिन हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो और फ्यूचर में जो है ऐसा युद्ध कभी ना हो और सारे मिलजुल कर रहें और कैसी भी सिचुएशन ना हो। और इसके अलावा आप जानते भी हैं न्यूक्लियर पावर रशिया के पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहा जाता है संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स जो है रशिया के पास सबसे ज़्यादा हैं संख्या में। अगर अकॉर्डिंगली वैसे डेटा देखा जाए तो अमेरिका के पास वेपन सबसे ज़्यादा है, लेकिन न्यूक्लियर पावर में कहा जाता है कि ये सबसे स्ट्रांग है। और यूक्रेन के पास कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है। टोटल 9 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसमें भारत भी शामिल है। ये बड़े गर्व की बात है। लेकिन वही बात है, इन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वेपन्स बहुत डेंजरस होते हैं। कई पीढ़ियों को इसका दबाव, इसका जहर, इसका सब कुछ उगला हुआ भुगतना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शांति बहाल हो और जल्दी से जल्दी सब कुछ सिचुएशन पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। तब तक के लिए आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा और हेल्दी और सफाई बनाए रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। सब तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे, बाय बाय।